हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं। उनका एग्ज़ाम 16 फरवरी 2025 को होने वाला है। आपके पास ज़्यादा दिन का समय नहीं है, 1 महीने से कम समय है, तो बिल्कुल तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। बहुत जल्दी आपको राजस्थान ग्रेड 2 को लेकर अच्छा खासा MCQs मिलने वाला है, मैराथन मिलने वाला है, यूनिट वाइज मैराथन मिलने वाला है, ताकि आपकी जो भी तैयारी है आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से आप एक बार एनालिसिस कर पाएँ कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा सकता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल यही है कि प्रीवियस में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका लेवल कैसा था और उसके बाद जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसका लेवल में क्या डिफरेंस होगा, ये आपको पता चल जाएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये परीक्षा जो हुआ था, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, देखिए आप लोग, है ना। ये परीक्षा का आयोजन हुआ था 2019 में, 2 अगस्त 2020 को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। नोटिफिकेशन थी 2019 का और एग्ज़ाम हुआ था 2 अगस्त 2020 को, आज से 5 साल पहले, ठीक है ना। ये कह सकते हैं 4.5-5 साल पहले लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का आज इसी क्वेश्चन पेपर के बारे में हम अच्छे खासे डिस्कस करेंगे। 3 घंटे का एग्ज़ाम था, 300 नंबर का टोटल एग्ज़ाम था। जो आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है 16 फरवरी को, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले देखकर जाना बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना ज़रूरी है। तो आज हम जो सॉल्व करेंगे लाइब्रेरियन ग्रेड 2 परीक्षा का, जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 परीक्षा 2 अगस्त 2020 को इस परीक्षा का आयोजन हुआ था। इसी परीक्षा के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस? ऑप्शन ए, टू प्रोमोट गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। ऑप्शन बी, टू प्रमोट एकेडमिक लाइब्रेरी सर्विसेज। तीसरा ऑप्शन है टू प्रमोट टेक्निकल लाइब्रेरी सर्विसेज। चौथा ऑप्शन है टू प्रोवाइड पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज। हिंदी में देखिए, राजकीय पुस्तकालयों को प्रोन्नत करना। दूसरा है शैक्षणिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना। तीसरा है तकनीकी पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना। चौथा सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना। तो देखिए, अगर आप RRLF पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो मेरे YouTube चैनल पर RRLF का एक सेपरेट लेक्चर है, उसमें बहुत अच्छे ढंग से मैंने RRLF आप सभी को समझाया है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। जो वीडियो नहीं देखे होंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप जाकर बिल्कुल देख लीजिएगा। तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन किसको सपोर्ट करता है? मैक्सिमम टू प्रोमोट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस, है ना, सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करता है। चौथा ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अंग्रेजी में टू प्रोमोट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस। भारत में जितने भी सार्वजनिक लाइब्रेरियां हैं उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन करता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोई बता सकते हैं? बता सकते हैं तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? कोलकाता में, ठीक है। ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था भाई? ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1972 में, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में एक लेक्चर अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैं डाल दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाशन की सार्वभौमिकता उपलब्धता UAP कार्यक्रम किससे संबंधित है? यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस UAP प्रोग्राम इज रिलेटेड टू होम? ऑप्शन ए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। दूसरा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तीसरा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। चौथा है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, ये जो प्रोग्राम है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है IFLA से। IFLA का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड? भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आपको कुछ खास चीज़ें और बताता हूँ। ये जो 3 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैंने एक मैराथन अपलोड किया है करंट अफेयर से रिलेटेड। मैराथन नहीं, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्लास है वो, है ना, करंट अफेयर्स UGC NTR नेट से पहले, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप जाकर देखिएगा। बहुत शॉर्ट और सही तरीके से आपको जितने भी एसोसिएशन है जो नेशनल लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, सब के बारे में ये जितने क्वेश्चन अभी देखते जा रहे हैं उस सब का आंसर उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। और जो UGC NTR नेट 2024 अभी दिसंबर सीजन का एग्ज़ाम दिए हैं, वो बच्चे जो अपीयर हुए एग्ज़ाम में, उनका रिस्पांस जो मेरे प्रति था, मैंने देखा क्वेश्चन बहुत सारे उस PDF से पूछा गया था, ठीक है।
तो बिल्कुल आप एक बार अवश्य जाकर वीडियो देखिएगा, बहुत काम आने वाला है। तो तीसरा क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1933, 1931, 1935 और 1928। तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना जो थी 1933 1933 में किया गया था। इसका भी आपका कंटेंट जो है मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने पार्ट 1 में नेशनल इंस्टीट्यूशंस के जितने भी हैं उसको डाल दिया है और पार्ट 2 में इंटरनेशनल को है। तो नेशनल में आप सबसे पहले इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ही देखिएगा, अवश्य एक बार डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैं डाल दूंगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस, शिकागो, न्यूयॉर्क। तो कहाँ पर स्थित है भाई, आप सब जानते होंगे। ये पार्ट 2 में मिल जाएगा आपको, इंटरनेशनल एसोसिएशन में हेडक्वार्टर कहाँ है? शिकागो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लाइब्रेरी कंसोर्टियम? लाइब्रेरी कंसोर्टियम क्या है? ऑप्शन ए, शेयरिंग द रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज थ्रू नेटवर्क। दूसरा ऑप्शन, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तीसरा, क्लासिफिकेशन। चौथा, लाइब्रेरी सर्विस फॉर 24 आवर्स, है ना। हिंदी में देखिए, नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का साझाकरण। दूसरा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तीसरा, वर्गीकरण। चौथा, 24 घंटे पुस्तकालय सुविधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेयरिंग द रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज थ्रू नेटवर्क। नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का साझाकरण करना क्या कहलाता है? लाइब्रेरी कंसोर्टियम कहलाता है। तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हु कंट्रीब्यूट इन लाइब्रेरी मूवमेंट फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन बड़ौदा स्टेट प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है। हिंदी में, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा? ऑप्शन ए, महाराजा रंजीत सिंह। ऑप्शन बी, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। ऑप्शन 3, महाराजा मल्हार राव गायकवाड़। ऑप्शन 4, महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ 2, ठीक है। तो लाइब्रेरी साइंस का बेसिक पढ़ोगे जब स्टार्टिंग करते हैं हम लाइब्रेरी साइंस में, तो लाइब्रेरी साइंस भारत में पुस्तकालय आंदोलन जो स्टार्ट होता है ना, वो कहाँ से होता है? बड़ौदा से होता है। बड़ौदा के राजा नरेश कौन होते हैं? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, ठीक है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय जो है वो किसको बुलाते हैं? W.A. बोर्डन को। ये स्टोरी बहुत अच्छी है ना। जब हम लाइब्रेरी साइंस के एजुकेशन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से सीक्वेंस से ये चलता है। ये वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोग को दूंगा, जिससे आप लोग क्या लाइब्रेरी एजुकेशन इंडिया में जैसे जैसे स्टार्ट हुआ है उस पर भी आप लोग को बहुत अच्छा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका है सही आंसर ऑप्शन 2, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल लाइब्रेरी वीक इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन? भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है कब से कब तक? ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है 14 से 20 अगस्त को। दूसरा ऑप्शन है 14 से 20 जुलाई को। तीसरा ऑप्शन है 14 से 20 नवंबर को। चौथा ऑप्शन है 14 से 20 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 से 20 नवंबर, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी वीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, विच रजिस्टर इज द रिकॉर्ड रिलेटेड टू बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, पुस्तकालयों में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होता है? ऑप्शन ए, आदान प्रदान पंजिका। दूसरा, छटाई पंजिका। तीसरा, भंडार पंजिका। चौथा, परिग्रहण पंजिका। अंग्रेजी में बुक इशू रजिस्टर, रीडिंग आउट रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, एक्सेशन रजिस्टर। क्वेश्चन को समझना सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रश्न में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? विच रजिस्टर इज द रिकॉर्ड रिलेटेड टू बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। आपके लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, आप किससे जज कर सकते हैं, किससे चेक कर सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपकी किताब जब आपके पास आती है तो आप किस पर एंट्री करते हैं? एक्सेशन रजिस्टर पर, जिससे आपके लाइब्रेरी के भौतिक रिकॉर्डों का पता चलता है कि आपके पास कितनी किताबें हैं, आपकी लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेशन रजिस्टर। अगला क्वेश्चन हो सकता है एक्सेशन रजिस्टर में कितने कॉलम होते हैं? तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स के हिसाब से 15 कॉलम होते हैं और ऐसे जनरली नॉर्मली देखा जाए तो 14 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर न्यूज पेपर वेयर इंक्लूडेड आफ्टर अमेंडमेंट इन द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954। हिंदी में, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन ए 1955, 1956, 1957, 1958।
पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा 1956, तीसरा 1957, चौथा 1958। तो इसका सही आंसर क्या है? 1956 में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो था, न्यूज़पेपर एक्ट था, उस पर अमेंडमेंट किया गया। 1956 पे न्यूज़पेपर को ऐड किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, इसको भी अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? निस्केयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, निस्केयर केम इनटू एग्जिस्टेंट बाय मर्जर ऑफ विच टू ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इनमें से किन दो संस्थाओं को मिलाकर निस्केयर का निर्माण हुआ है? प्रश्न यही है। हिंदी में देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान, जिसे निस्केयर कहते हैं, निम्न में से किन दो संस्थाओं को विलय कर बनाया गया है? इंग्लिश हिंदी पे देखेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इंग्लिश देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन निस्कॉम एंड नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इंसडॉग और निस्कॉम को मिलाकर क्या बना था? निस्केयर बना था। अगर केवल उसी को खोजें तो ये हो गया निस्कॉम, है ना, और इंसडॉग खोजिए, ये हो गया इंसडॉग, है ना। इसके साथ इंसडॉग और निस्कॉम हो तो निस्कॉम और इंसडॉग है किसमें? तीसरे वाले ऑप्शन में। देखिए, ये हो गया निस्कॉम, ये हो गया इंसडॉग। ठीक है, तो पहला तो निस्कॉम रहेगा, लेकिन साथ में इंसडॉग होना चाहिए, अर्थात ये दोनों को मिलाकर निस्केयर बना था। तो पहला ऑप्शन तो गलत, क्योंकि निस्कॉम के साथ क्या है? नेस्डॉग है। दूसरा ऑप्शन है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसे नेस्डॉग कहते हैं, उसके साथ इंसडॉग। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। अब बारी आती है तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन, जिसे निस्कॉम कहते हैं, एंड इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसे इंसडॉग कहते हैं। ये दोनों के मर्ज होने से, ये दोनों के विलय से क्या बनता है? निस्केयर बनता है। और वर्तमान में निस्केयर का नाम बदल दिया गया है, निस्पर रख दिया गया है। निस्टेट्स से आप लोग को पता होगा निस्केयर के बारे में, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, निस्पर कर दिया गया है। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निस्केयर और निस्डेट्स को मिलाकर क्या बन गया है? निस्पर बन गया है। ठीक है, उससे भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन। निस्कॉम और इंसडॉग को मिलाकर क्या बन गया? निस्केयर बन गया। कब बना? तो 2002 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। टैग 260 216 मार्क 21। मार्क 21 में 260 टैग किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए संस्करण, ऑप्शन बी प्रकाशन की सूचना, ऑप्शन थर्ड जो है भौतिक विवरण, ऑप्शन फोर्थ जो है सामायिक विषय शीर्षक। इंग्लिश में द एडिशन, द पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन, द फिजिकल डिस्क्रिप्शन, अ टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग। तो किसको दर्शाता है भाई? ये दर्शाता है किसको? द पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन को, है ना। अगर आपने कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा तो आप टैग जरूर यूज़ किए होंगे, चाहे वो कोहा हो, चाहे वो सोल हो, ठीक है, और चाहे वो लिप्सिस हो। जितने प्रकार के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करते होंगे तो टैग से ही सब चीज़ उसमें कंप्लीट होता है। ठीक है, फॉर्म जो हम भरते हैं कैटलॉगिंग के लिए, जितने डिस्क्रिप्शन होते हैं, जो भी चीज़ें किताबों की बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है उसका ऐड करते हैं हम, किस पे करते हैं? टैग के थ्रू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। बाय विच एंट्री यू विल गेट मेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ बुक। किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे? ऑप्शन ए सब्जेक्ट एंट्री, ऑप्शन बी मेन एंट्री, ऑप्शन सी क्रॉस रेफरेंस एंट्री, ऑप्शन डी क्लास इंडेक्स एंट्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेन एंट्री से हमको पूरा हिसाब किताब क्या है पता चल जाता है। किसका हिसाब किताब पता चल जाता है? जो किताब का इन्फॉर्मेशन होता है उसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेन एंट्री। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? मेन एंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट बीटी, है ना, व्हाट बीटी सिंबल डिनोट्स इन सीयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। हिंदी में सीयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में प्रयुक्त बीटी प्रतीक क्या दर्शाता है? किसे दर्शाता है भाई बीटी प्रतीक? तो ऑप्शन ए ब्लॉक टर्म, ऑप्शन बी बेस टर्म, ऑप्शन सी ब्रॉडर टर्म, ऑप्शन डी बैक टर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रॉडर टर्म को दर्शाता है सीयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में बीटी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉग कार्ड फॉर एंटायर एंट्रीज ऑफ बुक। ठीक है, पुस्तकों की प्रविष्टियों हेतु सूची कार्ड का मानक आकार क्या होता है? ऑप्शन ए जो है 12 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर,
ऑप्शन दूसरा है जो 12.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन थर्ड जो है 11.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। चौथा जो ऑप्शन 11.5 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर। तो आप हिंदी में देख लीजिए, पुस्तकों को प्रविष्टियां हैं तो सूची कार्ड का माना क्या होता है, कैटलॉग कार्ड का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 12.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। हम एकदम से बेसिक सा बीलीप सीलीप करते हैं तो बेसिक सा चीज़ों में पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और KVS NVS में भी इसके पूछे जाने के चांसेस होते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा। 12.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 ना, 12.5 पहले रहता है, 7.5 बाद में रहता है, इसे भी याद रखना है। कभी 7.5 पहले लिखा है और इसके बाद में 12.5 लिखा है तो ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाउ विल यू रिप्रेजेंट टाइम पीरियड 1987 टू 2019 इन कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम। अवधि 1987 से 2019 को द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन ए 1987 2019, 2019 1987, N87, P19, P19, N87। तो देखिए ये जो सिंबल है एरो का, आप कोलन क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो बिल्कुल अवश्य आप सभी को पता होगा। और क्या होता है, जब क्लासिफिकेशन स्कीम पढ़ते हैं तो हमको फोकस प्रैक्टिकल पर करना पड़ता है, ठीक है। आप CC की किताब रखे होंगे तो आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 P19 N87, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है। कोलन क्लासिफिकेशन में किस प्रकार के क्लासिफिकेशन स्कीम का यूज़ किया जाता है। इंग्लिश में देखिए, विच टाइप ऑफ नोटेशन इज यूज्ड इन कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम। ऑप्शन ए प्योर नोटेशन, ऑप्शन बी मिक्स नोटेशन, ऑप्शन सी ग्रुप नोटेशन, ऑप्शन डी नंबर नोटेशन। तो 16 नंबर का सही आंसर है। CC किस टाइप का नोटेशन यूज़ करता है, तो CC करता है मिक्स नोटेशन, ठीक है। ऑप्शन बी जो है दूसरा ऑप्शन मिक्स नोटेशन, ये करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन इन फैसेट फार्मूला ऑफ ओ लिटरेचर, P फैसेट डिनोट टू विच टर्म। द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार ओ साहित्य में दिए गए पक्ष सूत्र में P फैसेट किस पद को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए राइटर को, ऑप्शन बी टाइप ऑफ लिटरेचर, ऑप्शन सी लैंग्वेज, ऑप्शन डी एडिशन। लेखक, साहित्य का प्रकार, भाषा और संस्करण। तो किसको करता है भाई, ओ पर्सनालिटी लैंग्वेज, ठीक है। किसको डिनोट करता है, लैंग्वेज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मैच द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन स्कीम अकॉर्डिंग टू द देयर फर्स्ट पब्लिकेशन ईयर। निम्नलिखित वर्गीकरण पद्धतियों को, प्रणालियों को उनके प्रथम प्रकाशित वर्षों के अनुसार दर्शाइए। ऑप्शन ए DDC, ऑप्शन बी, सॉरी ये मैचिंग का क्वेश्चन है, तो पहला DDC लिखा हुआ है 1895, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम लिखा है 1876, कोलन क्लासिफिकेशन 1935, द बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन क्लासिफिकेशन स्कीम लिखा है 1933। तो सबसे पहले दुनिया में एक क्लासिफिकेशन आया, आप लोग जानते हैं, जो लाइब्रेरी साइंस वाले DDC आया, कब आया, 1876 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखते हैं कोलन क्लासिफिकेशन, हम लोग जानते हैं 1933 में है, इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शन मिल गया। अब देखिए अब इजी तरीके से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो जहाँ फर्स्ट का बी होगा, जहाँ फर्स्ट का बी हो उसको देखना है। तो देखिए एक ही ऑप्शन पे बी है, आप आराम से आंसर, क्वेश्चन का आंसर इजीली खोज सकते हैं। 18 का ये देखिए, पहले ही ऑप्शन को मैच करने से पूरा ऑप्शन आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन 1876, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो 1895, और तीसरा जो है कोलन क्लासिफिकेशन 1933, और आपका द बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो 1935। इस तरीके से आप सही आंसर इजीली पा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन टू फॉर्म क्लास नंबर फॉर बायोग्राफी ऑफ प्राइम मिनिस्टर विच ACI इज यूज्ड। द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती सामान्य एकल ACI का प्रयोग किया जाता है। इंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट का प्रयोग किया जाता है। ये 19 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में UGC NTA NET 2024 दिसंबर सीजन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एज इट इज़ पूछा गया है, एज इट इज़ एकदम एज इट इज़ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल आपको आंसर पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आंसर पता होगा, क्वेश्चन आप लोगों को ज्ञात होगा तो बिल्कुल आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड Y7। करेक्ट आंसर क्या है, Y7, ठीक है। 19 का ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, ठीक है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। श्रृंखला प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है? इंग्लिश में, इन चैन प्रोसीजर सब्जेक्ट हेडिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम होम। ऑप्शन ए प्रलेख की क्रामक संख्या, प्रलेख की वर्ग संख्या, प्रलेख की संग्रह संख्या, प्रलेख की परिग्रहण संख्या। इंग्लिश पे, कॉल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, क्लास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, कलेक्शन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, एक्सेशन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? क्लास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के क्लास नंबर के उससे सब्जेक्ट हेडिंग बनाया जाता है चेन इंडेक्सिंग के थ्रू। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक बनता है। व्हेन आइडियाज गेट ऑर्गेनाइज्ड और systematized in the form of a body, idea is formed. ऑप्शन ए आइसोलेट, ऑप्शन बी सब्जेक्ट, ऑप्शन सी नॉलेज, ऑप्शन डी वर्ड। हिंदी में एकल, विषय, ज्ञान, शब्द। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशंस पढ़ेंगे उसमें से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अ क्लास नंबर ऑफ अ बुक शोज। किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए कैटेगरी ऑफ द बुक, ऑप्शन बी सब्जेक्ट ऑफ द बुक, ऑप्शन सी साइज ऑफ द बुक, ऑप्शन डी कलेक्शन ऑफ द बुक। हिंदी में पुस्तक की श्रेणी, पुस्तक का विषय, पुस्तक का आकार और पुस्तक का संग्रहण। तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आप सभी डीडीसी पढ़े हैं और डीडीसी में क्लास नंबर किसको शो करता है? सब्जेक्ट को शो करता है ना। 000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। ठीक है, सबको पता होगा वो किसको शो करता है? सब्जेक्ट के मेन क्लास को शो करता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये वही पूछ रहा है कि क्लास नंबर किसको शो करता है, तो सब्जेक्ट ऑफ द बुक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 21st एडिशन ऑफ डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी वॉल्यूम्स? डेविड डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है? ऑप्शन ए 4 खंड, ऑप्शन बी 2 खंड, ऑप्शन सी 3 खंड, ऑप्शन 4 5 खंड। हिंदी इंग्लिश में देखें, 4 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स, 5 वॉल्यूम्स। इसका सही आंसर क्या होगा? 21st एडिशन 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है, हम जो कॉलेज लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं वो 19th एडिशन करते हैं, वो 3 भाग में डिवाइड है। ठीक है ना, और 21st एडिशन की जब भी बात करें आप याद रखिएगा वो 4 पार्ट में डिवाइड है। जो उसमें मेन क्लासेस वाला जो शेड्यूल है 000, ये आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इन AACR2 मेन एंट्री फॉर अ सीरियल पब्लिकेशन पब्लिश्ड बाय अ कमर्शियल पब्लिशर विल बी अंडर। AACR2 में एक व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्नानुसार होगी। ऑप्शन ए निगमित निकाय, ऑप्शन बी शीर्षक, ऑप्शन सी संपादक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में कॉर्पोरेट बॉडी, टाइटल, एडिटर, नॉन ऑफ द अबव। तो किसके थ्रू बनेगा? टाइटल। ठीक है, कैटलॉगिंग पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए कुछ क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। ठीक है, और अगर आपके पास कोलन क्लासिफिकेशन का बुक होगा आपको इजीली ये सब आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। व्हाट डिनोट सी इन फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ अ बुक नंबर अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशंस? द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक किताब के निम्न परिसूत्र में सी क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए क्लास नंबर, देखिए बुक फार्मूला लिखा है, बुक नंबर का फार्मूला। ठीक है, उसमें जो सी है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए क्लास नंबर, ऑप्शन बी कॉपी नंबर, ऑप्शन सी कलेक्शन नंबर, ऑप्शन डी क्रिटिसिज्म ऑफ बुक्स। हिंदी में वर्ग संख्या, प्रति संख्या, संग्रहण संख्या, पुस्तक आलोचना। 25 का सही आंसर क्या है? कॉपी नंबर। ठीक है, प्रति संख्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन 26 नंबर, हर बच्चों के जुबान पे होगा। ये केसरी है ना, जिसे ओपैक कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ओपैक इज, ओपैक का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑनलाइन प्राइवेट एक्सेस कैटलॉग, ऑप्शन बी ऑफलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑप्शन सी ऑनलाइन पर्सनल एक्सेस कैटलॉग, ऑप्शन डी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पढ़ने से समझ आ जाएगा जो भी लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी होंगे उनको कि ओपैक का पूरा नाम होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑप्शन डी जो 4th है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। प्रेजेंट ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी? वर्तमान में जो ISBN है अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या, इसमें कितने संख्या होते हैं? ऑप्शन ए 11 संख्या, ऑप्शन बी 12 संख्या, ऑप्शन सी 13 संख्या, ऑप्शन डी 14 संख्या। 11, 12, 13, 14 तो कितने होते हैं भाई वर्तमान में? अगर आपके पास किसी भी
कोई भी स्ट्रीम का कोई भी सा किताब होगा जो लेटेस्ट एडिशंस हो या जो नया हो, है ना, उसमें आप बैक साइड पे देखिएगा आपको बारकोड के साथ ISBN नंबर दिखेगा, उसको काउंट कर लीजिएगा अगर आप कभी नहीं पढ़े होंगे तो। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी जो ISBN के टॉपिक नहीं पढ़े होंगे। अगर ISBN पे सेपरेट लेक्चर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल अवश्य बना दूंगा मैं, ठीक है। फादर ऑफ ISBN किसे कहते हैं, अगर किसी को पता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो कितने डिजिट होते हैं, 13 डिजिट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज नोन व्हेन अ कैटलॉग इन विच सम एंट्रीज आर इन नंबर एंट्रीज एंड सम आर वर्ड एंट्रीज एज पर द CCC with additional register for dictionary catalog code of SR रंगनाथन, ठीक है। सूची जिनमें कुछ प्रविष्टियां संख्या में एवं कुछ प्रविष्टियां शब्द में हो, ऐसी सूची को SR रंगनाथन के CCC कोड के अनुसार क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अल्फाबेटिकल कैटलॉग, ऑप्शन बी क्लासिफाइड कैटलॉग, ऑप्शन सी सब्जेक्ट कैटलॉग, ऑप्शन डी डिक्शनरी कैटलॉग। तो क्या कहा जाता है, क्लासिफाइड कैटलॉग कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 ACR 2 वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। डायरेक्ट शॉर्टकट क्वेश्चन ये है जो आपके वाइवा में भी पूछा गया होगा बिलीव में कि ACR का सेकंड एडिशन, सेकंड वो कब आया, रूल्स कब आया। ACR 2 सेकंड रिवाइज्ड पूछा जाता है ना, तो कब आया था भाई, 1967, 1968, 1977, 1978। इसका सही आंसर है 1978, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अ बुक इज प्रिंटेड अगेन विथ substantial changes और विथ एडिशन इन टेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन है व्हेन इज कॉल्ड व्हेन अ बुक इज प्रिंटेड अगेन विथ सब्सटेंशियल चेंजेस और विथ एडिशंस इन टेक्स्ट, वो क्या कहलाता है, ठीक है। किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पुनः मुद्रण, ऑप्शन बी बहुखंड पुस्तक, ऑप्शन सी संस्करण, ऑप्शन डी अनुवादित पुस्तक। हिंदी में, इंग्लिश में रिप्रिंट, मल्टी वॉल्यूम बुक, एडिशंस, ट्रांसलेटेड बुक। क्या कहलाता है भाई, एडिशंस कहलाता है। क्वेश्चन आंसर जो है इसका तीसरा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इन कोलन क्लासिफिकेशन इंट्रा एरे फेज रिलेशन इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन विच वन फ्रॉम फॉलोइंग। द्विबिंदु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किसमें संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए 2 मेन क्लासेस, ऑप्शन बी 1 मेन क्लास 1 फेसेट 2 एरे इन आइसोलेट ऑन 1 एंड द सेम एरे, ऑप्शन थर्ड जो है 1 मेन क्लास 2 फेसेट्स 2 एरे आइसोलेट्स, फोर्थ ऑप्शन 1 मेन क्लास 2 फेसेट्स 2 चैन आइसोलेट। हिंदी में 2 मुख्य वर्ग, 1 मुख्य वर्ग 1 पक्ष 2 पंक्ति संख्याएं एवं उसी पंक्ति में ही तीसरा 1 मुख्य वर्ग 2 पक्ष 2 पंक्ति संख्याएं, चौथा 1 मुख्य वर्ग 2 पक्ष 2 श्रृंखला एकल संख्याएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 मेन क्लास होगा, 1 फेसेट्स होगा, 2 एरे इन आइसोलेट इन 1 द सेम एरे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ 32 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेज। निम्न में से कौन सा प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है। शोध विनिबंध, शोध प्रतिवेदन, सम्मेलन पत्र, विश्वविद्यालय, रिसर्च मोनोग्राफ्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स और फोर्थ जो है वो है यूनिवर्सिटी। तो ये तो देख के ही समझ आ रहा है क्या, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज नहीं है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन, हु सेड that reference service is the process of establishing contact between reader and his document in a personal way। संदर्भ सेवा पाठक एवं उसके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए मार्गरेट हुचिन्स, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी जेम्स आवेयर, ऑप्शन डी जोसेफ जेनेफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर SR रंगनाथन जी कहते हैं, है ना। रेफरेंस सर्विस की यूनिट पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा, पाठक को दी जाने वाली व्यक्तिगत सेवा क्या कहलाती है, संदर्भ सेवा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर, आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल्स आर रेफरेंस सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज, टर्सरी सोर्सेज। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है, पहला संदर्भ स्रोत, दूसरा द्वितीयक स्रोत, तीसरा प्राथमिक स्रोत, चौथा तृतीयक स्रोत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 34 का प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है। रिसर्च जर्नल्स किस प्रकार का सोर्स, एक तरह से अगर आप जानते होंगे तो इजीली आंसर जान सकते हैं, प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स इंडिया हु न्यू दिल्ली इन्फा पब्लिकेशन इज।
इंडिया हु इज़ हु नई दिल्ली इंफा पब्लिकेशन किस प्रकार का सूचना स्रोत है? ऑप्शन ए ज्योग्राफिकल सोर्सेज, ऑप्शन बी बायोग्राफिकल सोर्सेज, ऑप्शन सी रिसर्च रिपोर्ट, ऑप्शन डी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। भौगोलिक स्रोत, जीवनी स्रोत, शोध प्रतिवेदन, सम्मेलन कार्यवाही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, सॉरी बायोग्राफिकल सोर्सेज है। क्यों बायोग्राफिकल सोर्स है? इसमें आपको उनके नाम, फोटो, छवि सब दिखने लगते हैं और उनका हर चीज़ आपको पता चल जाएगा, तो ये बायोग्राफिकल सोर्सेज है, ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफीज पब्लिश्ड बाय। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है डाउटफुल है, क्योंकि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है वो नेशनल लाइब्रेरी पब्लिश नहीं करता है, ठीक है। वो नेशनल लाइब्रेरी के कैंपस में पब्लिश होता है। उसे पब्लिश करने वाला जो संस्था है वो है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, CRL, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करता है, उसी के अंडर काम करता है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत जितनी भी किताबें नेशनल लाइब्रेरी पहुंचती हैं, वहाँ एंट्री होने के बाद वो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी पहुंचता है, जहाँ से मैंने इंटर्नशिप किया है, ट्रेनिंग किया है बिब्लियोग्राफी पर, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ऑफिशियल आंसर की में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया माना गया है। हो सकता है कि एक ही कैंपस में स्थित है, इसलिए इसको माना गया है। अगर कोई इसे चैलेंज करना चाहता उस समय, जिस समय ये एग्जाम हुआ, ऑथेंटिकेट सोर्स CRL देता तो क्वेश्चंस डिलीट हो जाता, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे जो उनके हिसाब से आंसर लिया गया होगा। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी किसके द्वारा पब्लिश होता है? CRL के द्वारा पब्लिश होता है। फादर ऑफ INB किसे कहते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। और फादर ऑफ BNB किसे कहते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। BNB कहाँ से पब्लिश होता है? INB कहाँ से पब्लिश होता है? पता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। लीजिए भाई, आप सभी के सामने फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी का क्वेश्चन ही आ गया है ना। 37 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का फादर पूछा है, ठीक है। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पॉल आउटलेट, ऑप्शन बी कोनार्ड गैशनर, ऑप्शन सी JC बर्नेट और ऑप्शन डी जो है AC फॉस्केट। तो 37 का सही आंसर क्या है? कोनार्ड गैशनर को फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर का क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई-रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा ई-रिसोर्स का एग्जाम्पल नहीं है ना। ऑप्शन ए E-मैगजीन, ऑप्शन बी रेफरेंस डेटाबेस, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट, ऑप्शन डी मैन्यूस्क्रिप्ट। हिंदी में देखिए, E-मैगजीन संदर्भ डेटाबेस, मल्टीमीडिया उत्पाद, हस्तलिपि। 38 का सही आंसर हो जाएगा मैन्यूस्क्रिप्ट। ये क्या है? ई-रिसोर्स नहीं है। हस्तलिखित कभी भी ई-रिसोर्स कैसे होगा? होगा क्या? आप लोग कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़े होंगे तो बिल्कुल जानते होंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट हस्तलिखित कहलाती हैं, ठीक है। हस्तलिखित चीज़ें क्या ई-रिसोर्स नहीं हो सकते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन, अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स आर विच टाइप ऑफ सोर्सेज। सारकरण पत्रिकाएं किस तरह का स्रोत है? ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्स, ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्स, ऑप्शन सी टर्सरी सोर्सेज, ऑप्शन डी कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन, अगर अब्स्ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं तो चुपचाप आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट क्या है? सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, इंडिया रेफरेंस एनुअल इज पब्लिश्ड बाय होम। इंडिया रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसे क्या कहते हैं? इंस्टॉक कहते हैं, न्यू दिल्ली, वो करता है। दूसरा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, ये करता है। तीसरा ऑप्शन नेशनल बुक ट्रस्ट, न्यू दिल्ली करता है। चौथा पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, न्यू दिल्ली, हिंदी में प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर यही है, पब्लिकेशंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, न्यू दिल्ली के द्वारा इंडिया रेफरेंस एनुअल पब्लिश किया जाता है, ठीक है। ये एक ईयर बुक है, नाम में एनुअल लगा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, इज अ सिंबॉलिक ट्रांसलेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ बुक। पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है। ऑप्शन ए बुक नंबर, दूसरा ऑप्शन लोकेशन कोड, तीसरा क्लास नंबर, चौथा कलेक्शन कोड। ऑप्शन हिंदी में बुक नंबर, स्थान कोड, वर्ग संख्या, संग्रह कोड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लास नंबर होगा, ठीक है। जो क्या करता है? सब्जेक्ट जो होता है उसको हम एक शॉर्टकट नंबर दे देते हैं, आप सभी को पता होगा, DTC पढ़े होंगे तो, जिससे हमको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मिल जाता है वो क्लास नंबर है, ठीक है। 42 नंबर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड द कंट्री टू विच देश बिलोंग, ठीक है। लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के गलत संयोजन की पहचान करें जो ये है। पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम, क्या ये सही है? गलत है, ठीक है। दूसरा सिलिप का हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम, सही है। एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी ACRL जिसे कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट, सही है। सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस इंडिया, सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। 42 का ऑप्शन है।
आगे बढ़ते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। हु वाज फर्स्ट टू क्वाइन द टर्म क्विक कीवर्ड इन कंटेक्स्ट इन इंडेक्सिंग। सर्वप्रथम अनुक्रमण हेतु KWIC कीवर्ड इन कंटेक्स्ट शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए HP लोहान के द्वारा, ऑप्शन बी DH के द्वारा, ऑप्शन सी FW लैनकास्टर, ऑप्शन डी SR रंगनाथन जी। तो HP लोहान जी के द्वारा क्या दिया गया था? क्विक इंडेक्सिंग दिया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हु पब्लिशर्स इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट। इल्सा को कौन पब्लिश करता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जिसे इंस्डॉक के नाम से जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तीसरा इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। चौथा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो देखिए इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट जो है ना, आइसलिक के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर। व्हाट इज पेटेंट? ऑप्शन ए एन एग्रीमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर एनी पर्पस। ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट ऑफ द लाइब्रेरी। ऑप्शन थर्ड एन अरेंजमेंट बिटवीन द इन्वेंटर प्रोड्यूसर एंड द गवर्नमेंट फॉर हिज इन्वेंशन प्रोडक्ट। ऑप्शन फोर्थ एन एग्रीमेंट बिटवीन द लाइब्रेरी एंड पब्लिशर। हिंदी में एकस्व क्या है? किसी भी प्रयोजन के लिए सरकार से किया गया अनुबंध है। दूसरा पुस्तकालय का प्रलेख है। तीसरा आविष्कारकर्ता उत्पादनकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार उत्पादन के लिए सरकार से अनुबद्ध। चौथा प्रकाशनकर्ता एवं पुस्तकालय के मध्य अनुबद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन एग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर प्रोड्यूसर एंड द गवर्नमेंट फॉर हिज इन्वेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज रेफरेटिवनी जर्नल? ये रेफरेटिव जर्नल क्या है? ऑप्शन ए सारकण पत्रिका। ऑप्शन बी अनुक्रमणिकाकरण पत्रिका। तीसरा है अनुवादित पत्रिका। चौथा अनुकृतिकरण पत्रिका। इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल, ट्रांसलेटेड पीरियोडिकल्स और रिप्रोग्राफिक पीरियोडिकल्स। तो 46 का सही आंसर क्या होगा? ये क्या है? एक प्रकार का अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। कैलिबर का पूरा नाम क्या होता है? कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। कैलिबर का फुल फॉर्म क्या है? लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय होम। किसके द्वारा ये कैलिबर प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है? हिंदी में देखिए, कैलिबर शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में पुस्तकालय के स्वचालन पर कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए डेलनेट, ऑप्शन बी एग्रीनेट, ऑप्शन सी कैलिबनेट, ऑप्शन डी इन्फ्लिबनेट। डेलनेट, एग्रीनेट और कैलिबनेट और इन्फ्लिबनेट। तो ये जो अवगत होंगे भली भांति कैलिबर और प्लानर से, वो इसका सही आंसर जानते होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? इन्फ्लिबनेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इन्फ्लिबनेट इज रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ विच कंट्री। इन्फ्लिबनेट किस देश के विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों से संबंधित है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो भाई भारत में इन्फ्लिबनेट का हेडक्वार्टर है और यूजीसी के द्वारा ये सब चलाया जा रहा है। तो ये कहाँ आएगा? इसका आंसर इंडिया आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। हु कन्वर्ट एनी पब्लिश्ड रीडिंग मटेरियल फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरणकर्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सूचीकरणकर्ता, ऑप्शन बी वर्गीकरणकर्ता, ऑप्शन सी सारांशकर्ता, ऑप्शन डी अनुवादक। कैटलॉगर, क्लासीफायर, एब्स्ट्रैक्टर, ट्रांसलेटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ट्रांसलेटर। ठीक है, जो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई कि जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी भाषा में है ना, पहली पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना क्या कहलाता है? ट्रांसलेटर जो होता है वही कहलाता है। ठीक है, ट्रांसलेटर ही क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द OCLC? OCLC का पूरा नाम क्या है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ऑनलाइन क्लासिफाइड लाइब्रेरी कैटलॉग, ऑनलाइन सेंटर ऑफ लाइब्रेरी कमिटीज। हिंदी में भी वही सी लिखा हुआ है। तो OCLC का पूरा नाम क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इसका पूरा नाम है। पुराना नाम पूछता है तो ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर होता है। ये आप याद रखिएगा, 1967 फ्रेडरिक किलगौर जी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो साथियों, ये वीडियो में केवल इतना ही, पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए अगर आप राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे होंगे, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। वीडियो बन चुका है,
केवल आप लोग का व्यूज़ देखने के लिए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए, तभी मैं वीडियो डालूंगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी समझ आएगा। सब्सक्राइब का ज़रूरत नहीं है, आप चाहें वीडियो देखिए, कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं रिस्पॉन्स दे सकूँ आप लोगों को, सेकेंड पार्ट बना सकूँ। और आप सभी के लिए मैराथन भी रेडी है लाइब्रेरियन ग्रेड 2, जिसका एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट मंथ फरवरी में होने वाला है। समय बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कैसे भी करके आप लोग के एग्ज़ाम से पहले कम से कम हर यूनिट के 50 क्वेश्चन मैं दे पाऊं, है ना। 5 यूनिट है आप लोगों के पास, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। इन 5 यूनिट का मैं कम से कम आपको मैराथन दे पाऊँ अच्छा सा, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो साथियों, ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कह रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो सेकंड पार्ट बताइएगा, मैं कमेंट करके मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। इसके अलावा जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं लाइब्रेरी साइंस के जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे, इनकी भी तैयारी मैं कराऊंगा। उम्मीद करूंगा आने वाले नेट तक और बहुत सारा वीडियोस आप लोगों के लिए हो जाए। कुछ ट्रिकी वीडियो भी लाऊंगा जिससे ट्रिक के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें याद कर सकें। और धैर्य बनाए रखिएगा, धीरे धीरे वीडियो अपलोड्स होते जाएंगे। जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं बना के रख लेता हूँ और आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, जैसे टाइम टू टाइम अपलोड होता है। फरवरी ज़्यादा दिन नहीं है और राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का एग्ज़ाम भी ज़्यादा दिन नहीं है, तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ये लॉन्च कर दूंगा। वीडियो बना बुनाया है, मैराथन भी रेडी है, बस अपलोड करना बचा है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।